आज हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे हिस्से पर बात करेंगे जिसे अक्सर मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32। बिल्कुल, आर्टिकल 32। और इसके लिए हमारे पास न्यायविद उपेंद्र बख्शी का एक बहुत ही गहरा टेक्स्ट है जिसका शीर्षक है लेचेस एंड द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसके जरिए हम एक बहुत पुराने लेकिन बहुत जरूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या है? सवाल सीधा है। देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई अपने अधिकार के हनन की शिकायत लेके कोर्ट जाए और कोर्ट मतलब प्रक्रियात्मक कारणों का हवाला देकर, जैसे कि आपने केस लाने में बहुत देर कर दी, जिसे कानूनी भाषा में लैचेस कहते हैं। हाँ, लैचेस। तो लैचेस का हवाला देकर कोर्ट सुनवाई से ही इनकार कर दे। अगर रक्षक ही दरवाजा बंद कर ले तो फिर उस रक्षक पर कौन नजर रखेगा? यही तो बात है। और बख्शी इसी दुविधा को एक पुरानी लैटिन कहावत से उठाते हैं, क्विस कुस्टोडिएट इप्सोस कुस्टोडिस। रखवालों की रखवाली कौन करेगा? बिल्कुल। तो आज की हमारी पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को एक विवेकाधीन शक्ति, एक डिस्क्रेशन देता है, या फिर ये उन पर डाला गया एक अनिवार्य कर्तव्य है, एक मैंडेटरी ड्यूटी, एक ऐसी ड्यूटी जिसे वो मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। बख्शी अपना तर्क कहाँ से शुरू करते हैं? उनकी बुनियाद क्या है? उनकी बुनियाद बहुत साफ है। वो कहते हैं, किसी भी नीति या सिद्धांत पर बहस करने से पहले, पॉलिसी अप्रोचेस पर जाने से पहले, पॉलिसी अप्रोचेस पर जाने से पहले हमारा पहला काम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। वो कहते हैं, क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस मस्ट प्रोसीड एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी अप्रोचेस। मतलब पहले शब्द बाद में व्याख्या। बिल्कुल, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। और आर्टिकल 32 के शब्द वो क्या कहते हैं? इंटेल राइट है। अच्छा, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने आप में एक अधिकार है। सही। और दूसरी बात, इसी आर्टिकल का क्लॉज 4 कहता है कि इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, नॉट टू बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिवाय उन स्थितियों के जिनका जिक्र खुद कॉन्स्टिट्यूशन में हो, जैसे इमरजेंसी। बिल्कुल। यहीं पर मुझे लगता है बात और दिलचस्प हो जाती है। बख्शी आर्टिकल 32(1) को बहुत बारीकी से देखते हैं। वो एक ऐसा नुक्ता निकालते हैं जिस पर शायद आम तौर पर ध्यान नहीं जाता। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। बख्शी बताते हैं कि आर्टिकल 32(1) हमें सीधे सीधे संवैधानिक उपचार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार नहीं देता। एक मिनट, तो फिर वो क्या देता है? उसके शब्द हैं कि ये गारंटीज मियरली द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। रुकिए, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब अधिकार उपाय पाने का नहीं बल्कि अदालत का दरवाजा खटखटाने का है। आपने सही पकड़ा, अधिकार अदालत जाने का है। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जाने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार इस बात की गारंटी नहीं देता कि डॉक्टर आते ही आपकी सर्जरी कर देगा। वो पहले प्रक्रिया देखेगा। हाँ, वो देखेगा कि प्रक्रिया क्या होगी। तो आर्टिकल 32(1) आपको कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने का एक गारंटीड अधिकार देता है। लेकिन इसमें एक पेच है, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स या उचित कार्रवाई। ये कौन तय करेगा कि क्या उचित है और क्या नहीं? बिल्कुल, और कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता कि एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स क्या हैं। तो ये तो कोर्ट के लिए एक तरह का दरवाजा खोल देता है कि वो कह सके कि आपकी कार्रवाई उचित नहीं है। सही। और टेक्स्ट भी यही कहता है, ऑब्वियसली द कोर्ट हैज टू डिसाइड द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ये तय करने का अधिकार आर्टिकल 145(1)(c) के तहत सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। तो यहीं से लैचेस और रेस जुडिका जैसे सिद्धांत तस्वीर में आते हैं। हाँ, लैचेस यानी अनुचित देरी और रेस जुडिका यानी एक मामला जो पहले ही तय हो चुका है। तो क्या कोर्ट इन सिद्धांतों को अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा मानकर किसी की याचिका को शुरू में ही खारिज कर सकती है? और यही इस पूरे विश्लेषण का दिल है। बख्शी यही सवाल पूछते हैं कि क्या इन सिद्धांतों को लागू करना आर्टिकल 32 द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार का इम्परमिसिबल अब्रिजमेंट है, एक अस्वीकार्य संक्षेपण। हाँ, क्या कोर्ट प्रक्रिया के नाम पर उस मूल अधिकार को ही छीन सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है? उनका जवाब है नहीं। कोर्ट प्रक्रिया तय कर सकती है, लेकिन वह किसी नागरिक के अदालत आने के मूल अधिकार को कैन नॉट टेक अवे। इस अधिकार और कर्तव्य के जटिल रिश्ते को समझाने के लिए बख्शी एक कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, होफेल्डियन विश्लेषण, होफेल्डियन एनालिसिस। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। ये बस अधिकारों और कर्तव्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। उनके पास आपकी गाड़ी को चेकिंग के लिए रोकने का एक प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार है,
और आपके पास उस विशेषाधिकार पर सवाल उठाने का नो राइट है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि आप मुझे रोक ही नहीं सकते? बिल्कुल। अब बख्शी कहते हैं कि कोर्ट के पास ये तय करने का प्रिविलेज है कि कार्रवाई अप्रोप्रिएट है या नहीं, और नागरिक के पास इस पर सवाल उठाने का नो राइट है। अच्छा, ये प्रिविलेज नो राइट का रिश्ता समझ आया। लेकिन इसमें कुछ और भी है। हाँ, और ये सबसे जरूरी है। ये प्रिविलेज नो राइट का रिश्ता एक बड़े राइट ड्यूटी यानी अधिकार कर्तव्य के संबंध के भीतर काम करता है। अच्छा, तो ये एक परत के अंदर दूसरी परत जैसा है। इसे थोड़ा और साफ कीजिए। बिल्कुल। नागरिक का अदालत जाने का एक बुनियादी संवैधानिक राइट है, और कोर्ट का उस मामले को सुनने का एक संवैधानिक ड्यूटी यानी कर्तव्य है। जैसा कि टेक्स्ट में साफ लिखा है, द कोर्ट इज नॉट फ्री टू से दैट इट इज अंडर नो लीगल ड्यूटी टू बी मूव्ड। इट इज। मतलब कोर्ट ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उसकी सुनवाई करने की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है, और वो संवैधानिक है। वाह, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। मतलब कोर्ट प्रक्रिया के नियम तो बना सकती है, पर उन नियमों की आड़ में अपनी सुनने की मूल जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सही। ठीक है, तो हमने ये स्थापित कर लिया कि कोर्ट का नागरिकों की बात सुनना एक कर्तव्य है। लेकिन सुनने के बाद क्या? असल शक्ति तो एक्शन लेने में है। यहीं पर आर्टिकल 32(2) आता है। बिल्कुल। आर्टिकल 32(2) कोर्ट को निर्देश, आदेश या रिट्स जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस आदि जारी करने की शक्ति देता है। अब बहस का दूसरा बड़ा मुद्दा यहीं से शुरू होता है। क्या है वो मुद्दा? कुछ विद्वानों का तर्क है कि ये सिर्फ एक एनेबलिंग प्रोविजन है। एनेबलिंग प्रोविजन मतलब ये कोर्ट को एक टूल बॉक्स तो देता है, लेकिन ये नहीं कहता कि कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है या इस्तेमाल करना भी है या नहीं। ये कोर्ट के विवेक पर है। तो उनके अनुसार क्लॉज 1 में कर्तव्य है और क्लॉज 2 में विवेकाधीन शक्ति है, और ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, यही उनका तर्क है। और बख्शी इस तर्क को कैसे देखते हैं? बख्शी इसे सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये तर्क मैनिफेस्टली रॉन्ग बिकॉज द रीजनिंग इज एंटायरली फलेशियस, यानी ये सोच ही बुनियादी तौर पर गलत है। क्यों? उनका विश्लेषण ये है कि शक्ति और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोर्ट को ये शक्ति दी ही इसलिए गई है ताकि वो क्लॉज 1 में दिए गए अपने कर्तव्य को निभा सके। अच्छा, मतलब शक्ति और कर्तव्य जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं। बिल्कुल। बख्शी का तर्क एकदम साफ है। सिंस द पावर इज कन्फर्ड इन द एड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, द एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर कैनॉट एट ऑल बी डिस्क्रिशनरी। क्योंकि शक्ति एक संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में मदद के लिए दी गई है, इसलिए उस शक्ति का प्रयोग विवेकाधीन हो ही नहीं सकता। जब कोई मामला कोर्ट के सामने हो और ये साबित हो जाए कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो द कोर्ट मस्ट इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और अ रिट। मस्ट यानी करना ही होगा। इसमें कोई अगर या मगर की गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो बहुत मजबूत तर्क है। लेकिन मान लीजिए एक काल्पनिक स्थिति में कोर्ट अधिकार का उल्लंघन साबित होने के बाद भी कोई भी उपाय देने से मना कर दे, तो उस फैसले का क्या होगा? बख्शी इसका भी जवाब देते हैं, और वो बहुत तीखा है। वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी फैसला इज विशिएटेड बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी वो फैसला अपने आप में ही असंवैधानिक हो जाएगा। हाँ, बेअसन माना जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 13 के तहत कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को छीनता है वो शून्य हो जाता है। और बख्शी तर्क देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस परिभाषा के तहत एक कानून है। इंतजार कीजिए, ये तो बहुत गहरा बिंदु है। आप कह रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ही किसी के मौलिक अधिकार को लागू करने से इनकार कर दे, तो वो फैसला खुद ही गैर संवैधानिक हो जाएगा। बिल्कुल। ये तो एक तरह का चेक एंड बैलेंस है जो कोर्ट पर ही लागू होता है। आपने एकदम सही समझा। यही बख्शी का तर्क है, और इसी तर्क को वो लैचेज या रेस जुडिकेटा के आधार पर याचिका को इन लिमिने, मतलब शुरुआत में ही, खारिज करने पर भी लागू करते हैं। कैसे? देखिए, ऐसा करके कोर्ट ये नहीं कह रही कि अधिकार को लागू करने की जरूरत नहीं है। वो कह रही है कि इट इटसेल्फ विल नॉट एग्जामिन दैट इशू एट ऑल, यानी हम इस मुद्दे को देखेंगे ही नहीं। और बख्शी के अनुसार द कोर्ट हैज नो अथॉरिटी टू सो डू। ऐसा करने का अधिकार कोर्ट के पास है ही नहीं। ठीक है, बख्शी का पक्ष तो बहुत मजबूती से रखा गया है, लेकिन निश्चित रूप से इस पर दूसरी राय भी होगी। क्या कोई बड़ा न्यायविद है जिसने इसका विरोध किया हो? हाँ, और वो भारत के महानतम न्यायविदों में से एक हैं, HM सिरवाई। HM सिरवाई? सिरवाई का क्या कहना था? सिरवाई का एक अलग दृष्टिकोण था।
उन्होंने कहा कि भारत में रिट्स का जो प्रावधान है वो इंग्लैंड के कानून से प्रेरित है और इंग्लैंड में रिट्स जारी करना हमेशा से राजा और बाद में अदालतों की एक विवेकाधीन शक्ति रही है। ये कोई बाध्यकारी कर्तव्य नहीं था? नहीं। तो उनका तर्क था कि भारत में भी ये विवेकाधीन ही होना चाहिए। ये तो बहुत वजनदार तर्क लगता है। अगर रिट्स की पूरी परंपरा ही विवेकाधीन रही है तो बख्शी इस ऐतिहासिक संदर्भ को इतनी आसानी से कैसे खारिज कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और बख्शी इसका 3 स्तरों पर जवाब देते हैं। पहला, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो है इन द नेचर ऑफ रिट्स, यानी रिट्स की प्रकृति वाले। बख्शी का तर्क है कि ये वाक्यांश केवल रिट्स की प्रक्रिया और उनके प्रकार को संदर्भित करता है, न कि उनके विवेकाधीन चरित्र को। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं कि इंग्लैंड का कानून इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली कंक्लूसिव इन इंडिया। भारत का अपना संविधान है जो सर्वोच्च है। सही। और यहाँ आर्टिकल 32(1) ने इसे एक मौलिक अधिकार बनाकर पूरी तस्वीर बदल दी है, जो इंग्लैंड में नहीं था। और तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु सबसे दिलचस्प है। बख्शी बताते हैं कि सीरवई अपनी ही प्रसिद्ध किताब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया में आगे चलकर खुद अपने शुरुआती तर्क का खंडन करते हैं। क्या सच में? हाँ, सीरवई खुद लिखते हैं कि आर्टिकल 32 को विवेकाधीन मानना नॉट करेक्ट बिकॉज दे ओवरलुक द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश एंड द इंडियन लॉ ब्रॉट अबाउट बाय आर्टिकल 32(1). मतलब सीरवई ने भी बाद में ये स्वीकार किया कि आर्टिकल 32(1) के कारण भारत का कानून इंग्लैंड से अलग हो जाता है और यहाँ इसे विवेकाधीन नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, एक तरह से उन्होंने खुद ही बख्शी के तर्क पर मुहर लगा दी। वाह, ये तो एक तरह से बहस ही खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है, क्या बख्शी का तर्क कोर्ट एक रोबोट की तरह नहीं बना देता कि एक याचिका आई और एक रिट जारी हो गई? क्या न्यायिक प्रक्रिया में विवेक के लिए कोई जगह ही नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विवेक है, लेकिन उसकी सीमा है। कैसी सीमा? कोर्ट के पास ये तय करने का पूरा विवेक है कि क्या याचिका में दिए गए तथ्यों के आधार पर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ भी है या नहीं। जैसा टेक्स्ट कहता है, इफ अ केस इज नॉट मेड आउट एट ऑल, द कोर्ट में प्रॉपरली डिक्लाइन टू इश्यू इट। अच्छा, तो अगर कोई केस बनता ही नहीं है तो कोर्ट बेशक उसे खारिज कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, वो उनका विवेक है। लेकिन अगर उल्लंघन साबित हो जाए तो फिर कोई विवेक नहीं है। एक बार यह स्थापित हो गया कि अधिकार का हनन हुआ है तो कोर्ट उपाय देने के लिए बाध्य है, जैसा कि सीरवई ने भी बाद में माना। अगर उल्लंघन साबित होने पर कोर्ट राहत देने से इनकार करती है तो ये एन एब्डिकेशन ऑफ द ड्यूटी लेड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट होगा। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट पर रखे गए कर्तव्य का सीधा सीधा त्याग होगा। बिल्कुल। तो इस पूरी गहरी पड़ताल का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हमें इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो? निचोड़ ये है कि उपेंद्र बख्शी के अनुसार आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट पर एक अनिवार्य और गैर समझौतावादी कर्तव्य डालता है। ये कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। अदालत प्रक्रिया तय कर सकती है। हाँ, अदालत प्रक्रिया तय करने का विशेषाधिकार रखती है, लेकिन वो उस प्रक्रिया की आड़ में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले को सुनने और उस पर कार्रवाई करने के अपने मूल संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। और वो जो होफेल्डियन विश्लेषण था, उसका अंतिम सारांश क्या है? बख्शी उसे 3 कानूनी संबंधों में सारांशित करते हैं। पहला, राइट ड्यूटी का संबंध, नागरिक का अदालत जाने का अधिकार और अदालत का मामले को सुनने का कर्तव्य। दूसरा, पावर लायबिलिटी का संबंध, अदालत के कर्तव्य को पूरा करने के लिए दी गई शक्ति और इसके सामने राज्य की जवाबदेही। और तीसरा, प्रिविलेज नो राइट का संबंध, अदालत का प्रक्रिया तय करने का विशेषाधिकार जिस पर नागरिक सवाल नहीं उठा सकता जब तक कि वो प्रक्रिया खुद मूल अधिकार का हनन न करे। बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत की शुरुआत एक सवाल से हुई थी, क्विज कुस्टोडियर्स इप्सोस कुस्टोडेस, रखवालों की रखवाली कौन करेगा? बख्शी के तर्क से ऐसा लगता है कि इसका जवाब है खुद कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, और उसके द्वारा बनाया गया ये सख्त कर्तव्य। लेकिन फिर सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारे अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट इतने सख्त संवैधानिक कर्तव्य से बंधा है, तो जमीनी हकीकत में न्याय के लिए इसका क्या अर्थ है, जब लैचेस जैसी प्रक्रियात्मक देरी का आज भी अक्सर सुनवाई से इनकार करने के लिए हवाला दिया जाता है? तो फिर वास्तव में रखवालों की रखवाली कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन या कोई और?